बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मन के सच हो, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है। लेक्चर नंबर 12 चैप्टर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। बेटे आज के लेक्चर में आप ऑक्साइड्स का कंसेप्ट लोगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने हेलाइड्स हाइड्राइड्स को ऑब्जर्व किया। देखिए एक बात तो पक्की है ना कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं, मिक्सिंग होने वाली है, ठीक है, ऑक्साइड्स की, हाइड्राइड्स की, हेलाइड्स की। तो ये बात याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट कि आपने पॉइंट्स पे चलना है, ठीक है, पॉइंट्स पे चलना है। सेकंड पॉइंट, आपने बार बार रिवाइज करना है। बेटे अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो फिर ही आप इन पे काबू पा सकोगे, अदरवाइज़ ये रात को सोते हुए आपके ख्वाबों में भी आएंगे और आपको डराएंगे। ऑक्साइड्स आ गया, आपके पास हेलाइड आ गया, हाइड्राइड आ गया, तो कोशिश किया करें कि इनको आप बार बार रिवाइज़ करें। इतना भी ज़्यादा आपने रिवाइज़ नहीं करना कि ये वाकई ही आपके ख्वाबों में आ जाए। लेकिन मकसद सिर्फ कहने का ये है कि कुछ बच्चे ये इतराज़ करते हैं कि सर मिक्सअप हो जाता है सब कुछ। तो वो मिक्सअप इस वजह से होता है कि बेटे जब आपने याद ही एक दफ़ा करना है और आपने टेस्ट में बैठ जाना है कि जी मैं आप टेस्ट दूँगी और एकदम ही सारा याद कर लूँगी, ऑक्साइड भी, हेलाइड भी, हाइड्राइड्स भी, तो डेफिनेटली फिर मिक्सिंग होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा ऑक्साइड की किसी टाइप का, आप हाइड्राइड्स के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है, एग्जांपल आप जो है वो हेलाइड की दे रहे होंगे। मींस कि आपके पास एक खिचड़ी पक जाएगी। तो इस खिचड़ी से बचने के लिए, इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने करना सिर्फ एक काम है कि आपने इनको बार बार रिवाइज करना है, तो फिर आप बच जाओगे, ठीक है, मिक्सिंग से, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कोई भी काम आपके लिए नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ी सी परफेक्शन चाहिए और परफेक्शन आती है प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते जाएंगे परफेक्शन आती जाएगी, ठीक है, ओके। तो ऑक्साइड जी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ही होंगे। किन के होंगे? ऑक्सीजन के होंगे जी। विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन को अटैच कर दीजिए, लाइक CO2, लाइक SO3, लाइक Na2O, लाइक MgO। दीज आर the binary compound of oxygen with other elements. These are called oxides, ठीक है। ये आपके पास इनकी डेफिनेशन होगी, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है जो आपने हाइड्राइड्स हेलाइड्स फॉर्म में की। ओके, क्लासिफिकेशन जो कि हमारा हमेशा नेक्स्ट और सेकंड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन आपने यहाँ पे इस बुक में जो करनी है वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिक एंड बेसिक करैक्टर, ठीक है, कि ऑक्साइड्स का जो एस्टिक करैक्टर होगा और बेसिक करैक्टर होगा, इस पे चलते हुए आपके पास डिफरेंट टाइप्स होंगी, जिसमें आपके पास फर्स्ट टाइप होगी बेसिक ऑक्साइड्स, सेकंड टाइप आपके पास होगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और थर्ड टाइप आपके पास होगी एस्टिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन आपके पास एक और वे में भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपने जो फर्स्ट ईयर में डिफरेंट टाइप्स ऑब्जर्व की थी ऑक्साइड्स की या फिर ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने रूल एक पढ़ा था चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो अगर तो आपके पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास है -2, जो कि आपके पास हर ऑक्साइड में होता है, नॉर्मल ऑक्साइड में होता है। तो ऐसे केस में आपके पास जो ऑक्साइड्स होंगे इनको आप नाम दोगे नॉर्मल ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स, लाइक Na2O, लाइक CO2, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो ये बेटे आपके पास होता है पर ऑक्साइड, ये आपके पास होगा पर ऑक्साइड, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपके पास बहुत सिंपल सी एग्जांपल है H2O2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ये देखें, -1 × 2 + 1 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आपके पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है -1/2, ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हो, तो फिर आपके पास होता है सुपर ऑक्साइड, चैप्टर 10 आपने जब किया था तो मैंने आपको एग्जांपल्स भी प्रोवाइड की थी। -1/2, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल आपके पास KO2 की है, सेकंड चैप्टर में भी आप जाके ये पढ़ने वाले हो।
ओके बेटा, अब हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ वन बाय वन। जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, डिफरेंस भी आप साथ साथ ही करेंगे। ओके, तो बेसिक ऑक्साइड्स आपके पास तब बनने वाले हैं जब आपके पास ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा जो कि आपके पास मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा शो करती हैं, जैसे कि आपके पास ग्रुप 1A एलिमेंट्स हैं। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स, that is first A group element are called basic oxides, ठीक है। और एसिडिक ऑक्साइड उस वक्त बनेगा जब आपके पास जो बाइनरी कंपाउंड होंगे ऑक्सीजन के वो नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्स्ट्रा इनके साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास है CO2, SO3, Cl2O7 एक्स्ट्रा, ये आपके पास सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे। अब इनको बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स कहा क्यों जाता है? डेफिनेटली इनकी नेचर की वजह से। अब आपके पास अगर कोई बेसिक ऑक्साइड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल Na2O है, MgO है, CaO है, K2O है, ठीक है। तो ये जो ऑक्साइड्स होंगे जब वाटर के साथ मिक्स होंगे आपको ये बेस की फॉर्मेशन देंगे, और बेस की फॉर्मेशन की वजह से बनने वाला सोल्यूशन आपके पास बनेगा बेसिक सोल्यूशन, और इसी वजह से ऐसे ऑक्साइड्स को हम नाम देते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अगर आपको याद हो तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया था तो आपने एक पॉइंट ये भी रखा था कि जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। वहाँ पे भी ये पॉइंट आपको बताया गया था, ठीक है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये आपके पास जो ऑक्साइड्स होंगे ये आपको ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जो कि एसिडिक नेचर शो करेंगे, मींस फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। ये आपके सामने जो है वो कंसेप्ट लेकर आएंगे। CO2 प्लस H2O मेक्स H2CO3, ये आपके पास फॉर्मेशन हो रही है कार्बनिक एसिड की। इसी तरह अगर आप SO3 को लेकर आते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट आप रखेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, दोनों में। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा, द डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेसिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ, द केमिस्ट्री ऑफ O नेगेटिव टू आइन, ठीक है। बेटे ये बात याद रखिए, जब आप किसी भी बेसिक ऑक्साइड को डिसोसिएट करते हैं, मींस वाटर में ऐड करते हैं, तो क्योंकि इनको आप आयनिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं क्योंकि इनमें नेचर ऑफ बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपके पास इतना ज़्यादा होता है कि बनने वाले बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड रिकमेंड करोगे। तो जब ये आयनिक कंपाउंड होगा और वाटर में आप इसको डिज़ोल्व करोगे तो ये रिस्पेक्टिव आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम आयन और ऑक्सीजन आयन। अब यहाँ पे आपके पास ये जो आयन है इसकी प्रोटॉन अफिनिटी मींस इनसाइड वाटर जो H+ होगा, ये अफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसको अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है, H पॉजिटिव को, जिसकी वजह से ये OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करता है और यही आयन बेसिक कैरेक्टर को डेवलप करता है, ठीक है। ये किस केस में होगा? ये बेसिक ऑक्साइड के केस में होगा। और सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जब आप बेसिक नेचर एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो जो बेस होता है फॉर एग्जांपल NaOH और जो एसिड होता है लाइक HCl, तो बेटे आप इसको बेस रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये डिसोसिएट होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के डिसोसिएट होते हैं इनटू रिस्पेक्टिव आइंस। जब ये रिस्पेक्टिव आइंस में डिसोसिएट होंगे तो डेफिनेटली आपके पास बेसिक कैरेक्टर डेवलप होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। इसी तरह जब आप HCl की बात करेंगे, आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हो? क्योंकि ये डिसोसिएट होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके डिसोसिएट होंगे रिस्पेक्टिव आइंस में, H+Cl नेगेटिव में, जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे, और इस H+ की वजह से आपके पास एसिडिक कैरेक्टर डेवलप होगा। pH आपके पास जो होगी वो कम शो होगी, कम pH होगी तो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, और इसकी वजह से pH ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे O-2 आयन की केमिस्ट्री को डिस्कस किया गया आपकी बुक में कि इसकी जो प्रोटॉन अफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करता है OH नेगेटिव आयन की वजह से, इसकी फॉर्मेशन की वजह से, OH नेगेटिव आयन को बनाने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास O-
टू आयन की जो केमिस्ट्री है उसको डिस्कस किया गया, क्योंकि इसकी जो अफिनिटी होती है प्रोटॉन के लिए एक्सेप्ट करने की, उसको अपने साथ अटैच करने की ज़्यादा होती है। और जैसे ये इसके साथ अटैच होता है OH नेगेटिव आयन जनरेट होता है, जिसकी वजह से बेसिक करैक्टर डेवलप होता है। और OH नेगेटिव की जो फर्दर आपके पास अफिनिटी होती है H+ के लिए, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, तो फिर इसकी प्रेजेंस की वजह से बेसिक नेचर शो होती है। ठीक है, ये पॉइंट अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं आया कोई ऐसी बात नहीं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। जो मैंने आपको बताया कि बेस जब बन जाएगी तो एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम ये होता है कि वो एक्वस फेस में अपने आप को डिसोसिएट करेगी। तो जब ये डिसोसिएट करेगी तो OH नेगेटिव आयन आपको गेन होगा, जिसकी वजह से बेसिक करैक्टर शो होगा। तो ये आपके पास एक डिफरेंस आ गया बेसिक ऑक्साइड्स और एसिडिक ऑक्साइड्स को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड टाइप जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। थर्ड टाइप आपके पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये आपके पास ऐसे बाइनरी कंपाउंड होंगे ऑक्सीजन के, जो कि ऐसे एलिमेंट्स के साथ वो बनाएगा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होंगे, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो आपको बेसिक ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन दें। ठीक है, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे लाइक बेरिलियम, एल्युमिनियम। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास हो जाएगा गैलियम, टिन, जर्मेनियम एक्स्ट्रा। ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। एम्फोटेरिक वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस आपके पास ऐसा होता है जो एक्ट कर सकता है एज एसिड, एज बेस। ठीक है, जैसे आपके पास वाटर भी एम्फोटेरिक है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एक्ट कर सकता है एसिड के तौर पे भी और बेस के तौर पे भी, वो आपके पास क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। तो ये ऑक्साइड्स जो आपके पास होंगे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे। बाय यूजिंग पीरियोडिक टेबल आपके पास इसकी डिवीजन आ जाएगी। आपके पास ये एलिमेंट्स जो होंगे, सेकेंड ग्रुप से आपने बेरिलियम को छोड़ देना। ठीक है, और यहाँ पे आपने जिंक को साथ रखना है। ठीक है, उसके बाद थेलियम को आपने छोड़ देना। तो दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। ये आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए वो बेसिक ऑक्साइड ही बनाएगा। ओके, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, एल्युमिनियम उसमें आएगा, और उसके बाद गैलियम, आर्सेनिक, और ये आपके पास। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इन बिटवीन, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और ये जो रिमेनिंग आपके पास नॉन मेटल्स हैं, प्योर नॉन मेटल्स, वो आपको प्रोवाइड करेंगी एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इसका मतलब कि इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एक्ट करेंगे एज बेस, एज एसिड। ठीक है, तो इसी के बारे में आपके पास जो है वो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट जिंक ऑक्साइड इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके बारे में क्यों वो पूछेगा, क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है। ठीक है, किसी और ऑक्साइड के बारे में वो आपसे नहीं पूछेगा। तो जिंक ऑक्साइड आपके पास एम्फोटेरिक होगा अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो जिंक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एज बेस। ठीक है, और अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड प्लस बेस, तो फिर ये एक्ट करेगा एज एसिड। अगर तो ये ऐसा करेगा तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपने जो है वो इक्वेशंस का यूज़ करना है। इक्वेशन हमारे पास जो फर्स्ट आएगी वो आएगी जिंक ऑक्साइड प्लस AH2SO4। एसिड आ गया, इसका मतलब कि अगर आप इसमें एसिड ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड करेगा एज अ बेस। तो इसका जो रिएक्शन आपके पास होगा दैट विल बी जिंक सल्फेट प्लस AH2O। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस AH2O, साल्ट फॉर्मेशन होगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपके पास है जिंक ऑक्साइड प्लस बेस। कोई बेस आप ले आइए, जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH, ये आपके पास बेस आ गया। ये रिएक्शन आपके पास एक्वस फेस में होगा तो वाटर भी साथ ऐड हो जाएगा, NaOH। तो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कंपाउंड बनेगा Na2, और यहाँ पे आ जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। इसको आप नाम दोगे सोडियम जिंकेट। इसको आप नाम दोगे सोडियम जिंकेट। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड
प्लस सोडियम, तो ये आपके पास साल्ट बन जाएगा, ठीक है, कम्प्लेक्स साल्ट है ये। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब आपने बेस ऐड किया तो ये एक्ट कर रहा है एज एसिड, और जब आपने एसिड ऐड किया तो ये एक्ट कर रहा है एज बेस, ठीक है। बनने वाला कंपाउंड तो साल्ट ही बन रहा है, और आपको पता है कि साल्ट फॉर्मेशन तभी होती है जब एसिड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस वजह से आप इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करोगे, ठीक है। प्रूव डैट जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा पीरियोडिक ट्रेंड, किसका, ऑक्साइड्स का। तो अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखते हैं तो हमारी जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट बेटे, आप जब भी पीरियड में मूव करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसिडिक करैक्टर है, जो आपके पास एसिडिक करैक्टर है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ होगा। और जो बेसिक करैक्टर है, बेसिक करैक्टर, वो डिक्रीज़ होगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब देखें आपके पास पीरियड नंबर 3 के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, इनके ऑक्साइड्स हम बना लेते हैं। Na2O दैट इज़ सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा SiO2, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, P4O10, ठीक है, इसको आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी कह सकते हैं, P2O5, और सल्फ़र के साथ SO3, क्लोरीन के साथ जो आपके पास ऑक्साइड बनेगा डैट विल बी Cl2O7, Cl2O7, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास ऑक्साइड्स कंप्लीट हो गए थर्ड पीरियड एलिमेंट को लेकर। तो देखिए जो आपके पास फर्स्ट ऑक्साइड होगा सोडियम ऑक्साइड, ये आपके पास स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा, इसमें जो बेसिक करैक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा तो बेसिक, लेकिन इसका बेसिक करैक्टर एज़ कम्पेयर टू सोडियम ऑक्साइड थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी आपको टेबल बना के दिखाया, ये आपके पास एम्फोटेरिक होगा, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास क्या होगा, वीकली एसिडिक होगा। इसका मतलब कि इसमें एसिडिक करैक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। P4O10 इसमें आपके पास एसिडिक करैक्टर और ज़्यादा हो जाएगा, SO3 में भी एसिडिक करैक्टर और ज़्यादा हो जाएगा, और Cl2O7 में एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप होगा। तो इसका मतलब कि एसिडिक करैक्टर आपके पास लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि बेसिक करैक्टर आपके पास लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करेगा। ये आपके पास ट्रेंड आ गया पीरियड में। अब हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, आपके पास ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट स्ट्रॉन्गली बेसिक से ट्रेंड मूव करेगा वीक बेसिक की तरफ, वीक बेसिक ट्रेंड से मूव करेगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक से वीकली एसिडिक ट्रेंड, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक ट्रेंड। तो ये आपके पास ट्रेंड आ जाएगा पीरियड में, ठीक है। अब हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप में। ओके बेटे, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक करैक्टर है, बेसिक करैक्टर वो इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अच्छा ऐसा क्यों, ये बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ क्यों कर रहा है? बेटे याद रखें, जब भी बेसिक करैक्टर की बात हो तो आप आयनिक करैक्टर को माइंड में रखें। अब आयनिक करैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह पे या फिर इसकी वजह से, ठीक है। तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो डिक्रीज़ करती हैं, वो डिक्रीज़ करती हैं। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, वो इस केस में होगा। जब डिफरेंस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, बेरियम का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे ज़्यादा होगा तो आयनिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा, और बेसिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा इसका होगा। तो बेसिक करैक्टर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और इसको अरेंज करते हैं तो आपके पास जो बेरियम ऑक्साइड होगा डैट विल बी द मोर बेसिक एज कम्पेयर टू रिमेनिंग ऑक्साइड्स ऑफ सेम ग्रुप, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर शो करेगा, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रेंड होगा, ये आपके पास ट्रेंड होगा, ठीक है, किसमें, ग्रुप में। अच्छा जी, अब आपके पास एक स्पेशल फीचर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लेकर। वो आपसे कहता है कि रिवर्स ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप। अभी आपको मैंने क्या बताया, डाउन द ग्रुप जो है वो बेसिक करैक्टर
इंक्रीज़ करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करती है। बेटे ट्रांजिशन सीरीज़ का आप कोई भी ट्रेंड देख लें ना, उनका आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लें, आप उनका साइज़ देख लें, एटॉमिक साइज़, वो आपके पास रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। वो कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो चैप्टर 6 में आपने जाके पढ़ने, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक फैक्टर मैं आपको बताऊंगा जिससे ये जो सेंटेंस है ये क्लियर आपको हो जाएगा। वो कहता है जी रिवर्स ट्रेंड। रिवर्स ट्रेंड तो तब होगा ना अगर डाउन द ग्रुप आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो कि डिक्रीज़ होती है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो इंक्रीज़ हो जाए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो बेसिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ करेगा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो रिवर्स ट्रेंड बता रहा है ना। तो यहाँ पे अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पे वो डिक्रीज़ होना चाहिए। तो बेटे यहाँ पे होता भी ऐसा ही है। एक ग्रुप मैं बस आपके सामने रख रहा हूँ, 1B ग्रुप, कॉपर आगे आओ, मीन्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। अब देखें कॉपर का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 1.9। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिक्रीज़ करती है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ करती हैं वो मैं आपको पहले बता चुका कि इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ इस सेंटेंस की। अब देखिए 1.9 है ना, तो Ag आपके पास जो है वो 2.0 इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू शो करेगा। जब आप गोल्ड पे आओगे तो ये 2.5 पे चला जाएगा। अब इसका मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो फिर बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ करेगा इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ये ट्रेंड आपका ऑपोजिट चला जाएगा। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको गलत ना कीजिएगा। ट्रांजिशन का पूछा जाए तो बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ करेगा, नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स का पूछा जाए तो आपका जो ट्रेंड होगा वो इंक्रीज़ करेगा। हाँ, अगर कोई पॉइंट आउट ना किया गया हो किसी MCQ में कि कहाँ पे ट्रेंड पूछा जा रहा है, ट्रांजिशन में या फिर टिपिकल एलिमेंट्स में, तो ये बात याद रखिए, फिर आपने माइंड में रखना है टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। उसके मुताबिक फिर आपने MCQ को टैकल करना। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास जो है वो एक सिंपल MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है और MCQ आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऑक्साइड्स को प्रोवाइड करते हुए आपसे उनका जो AC करैक्टर है या फिर बेसिक करैक्टर है उनकी सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस पूछी जा सकती है। तो ऑक्साइड्स को लेकर ये हमारे पास ये लास्ट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो बेटा ये बात याद रखिए, अगर आपके पास सेम एलिमेंट के डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं, जैसे मैंने आपके सामने 4 ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं किसके, मैंगनीज़ के। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि मैंगनीज़ जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, आपके पास कोई ऐसा ऑक्साइड जिसमें जो सेकंड एलिमेंट होगा जो कि इसमें मैंगनीज़ है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा उसमें AC करैक्टर उसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और बेसिक करैक्टर सबसे कम होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल MnO है, ऑक्सीजन का -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है तो इसका +2 होना चाहिए, ठीक है, तो बैलेंसिंग होगी। इसका -2 है तो मल्टीप्लाई 2 होगा, -4 हो गया तो इसका +4 होना चाहिए। यहाँ पे इसका -2 है तो मल्टीप्लाई 3 -6, और इसके नंबर ऑफ एटम 2 है तो इसका +3 होना चाहिए, +3 मल्टीप्लाई 2 तो +6 हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे अगर इसका -2 है तो मल्टीप्लाई 7 होगा, -14, इसके नंबर ऑफ एटम 2 है तो 7 होगा, +7 मल्टीप्लाई 2 +14, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगी। इसका मतलब कि इसमें मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसमें +4, इसमें +3, इसमें +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होता जाएगा AC करैक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा AC करैक्टर होगा वो किसका होगा, Mn2O7 का। इसके बाद 7 के बाद 4 है MnO2, इसके बाद Mn2O3 और लास्ट में आ जाएगा MnO। इसका मतलब कि आपके पास सबसे ज़्यादा AC करैक्टर इसमें होगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें, और सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर किसमें होगा, वो इसमें होगा, मींस कि वो ऑपोजिट ट्रेंड आ जाएगा। अब इसकी रीज़न क्या है, देखिए आपके पास 4 डिफरेंट आइंस हैं, मैंगनीज आइंस,
+2 +4 +3 +7। साइज सबसे ज़्यादा रिड्यूस किस केस में होगा? इस केस में होगा। चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस केस में होगी? इस केस में होगी। जो फंजान्स रूल आपने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में, तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है। चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, तो पोलैरिटी सबसे ज़्यादा इस केस में होगी। जब पोलैरिटी सबसे ज़्यादा इस केस में होगी तो आपके पास जो एस्टिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा इसमें होगी, ठीक है। तो पोलैरिटी पे या चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है एस्टिक नेचर का कम होना या फिर ज़्यादा होना। जब यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी तो एस्टिक नेचर सबसे ज़्यादा Mn2O7 केस में होगी, उसके बाद इस केस में +4, उसके बाद +3, उसके बाद +2। तो ये आपके पास रिलेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, लीस्ट एसिडिक, और ये आपके पास होगा मोस्ट एसिडिक। तो ये आपके पास पॉइंट आएगा लास्ट पॉइंट। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको अच्छी तरह करना, ठीक है। ओके जी।